गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नेहा श्रीवास्तव, गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से। बच्चों, आज हम क्लास 9th के विज्ञान के दूसरे अध्याय क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का 5वां और आखिरी पार्ट डिस्कस करेंगे। बच्चों, इसके चौथे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार हम मिश्रण के घटकों को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ठोस ठोस मिश्रण, द्रव द्रव तथा ठोस और द्रव मिश्रण के अवयवों को किस प्रकार हम पृथक करते हैं इसके बारे में बताया गया था। बच्चों, वहाँ पर मैंने आपको प्रभाजी आसवन के बारे में बताया था और आपको बताया गया था कि ये प्रभाजी आसवन इसको हम कब यूज़ करते हैं। बच्चों, इसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास उन द्रवों का मिश्रण हो जो आपस में पूर्णतः घुलनशील हो तथा उनके क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर पाया जाता हो। तो बच्चों, आज हम प्रभाजी आसवन का एक दूसरा उपयोग पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम वायु से ऑक्सीजन गैस को पृथक कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वायु में से हम किस प्रकार ऑक्सीजन गैस को पृथक कर सकते हैं। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं तथा अंत में हम पढ़ेंगे तत्वों के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं कि हम वायु के मिश्रण में से किस प्रकार ऑक्सीजन गैस को पृथक करते हैं। बच्चों, हमें वायु में से ऑक्सीजन गैस को निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपने देखा होगा कि अक्सर हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ऑक्सीजन गैस की सप्लाई देनी होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन लाते कहाँ से हैं, कहाँ से ये सिलेंडर्स में भरी जाती है? ये ऑक्सीजन वायु में से पृथक की जाती है। तो इसके उपयोग आप भलीभांति समझ सकते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि हम वायु में से ऑक्सीजन गैस को किस प्रकार से पृथक करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ से जो वायु है उसको अंदर भेजा जाता है। सबसे पहले वो छानक से होकर के गुजरता है, फिल्टर से होकर के गुजरता है। जब वो छानक से होकर के गुजरेगा तो उसमें से धूल आदि कण अलग हो जाते हैं और वायु यहाँ से अंदर इस चैम्बर में जाती है। इस चैम्बर में दबाव उत्पन्न करने वाले पंप उपस्थित होते हैं। ये क्या करते हैं? वायु पर दबाव डालते हैं। आइए अब हम जानें कि वायु पर दबाव डालना क्यों जरूरी होता है। बच्चों, जब हम वायु पर अधिक दाब उत्पन्न कर दें और उसका तापमान कम कर दें तो जो वायु है वो लिक्विड एयर या द्रवीय वायु में परिवर्तित हो जाती है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले वायु को लिक्विड एयर या द्रवीय वायु में परिवर्तित करना है। इसके लिए हमें 2 कार्य करने होंगे। पहला, हमें उस पर दबाव अधिक उत्पन्न करना होगा, दूसरा उसका तापमान कम करना होगा। तो यहाँ पर इस चैम्बर में हम वायु पर दबाव उत्पन्न करते हैं। जब हम वायु पर दबाव उत्पन्न करते हैं तो उस समय ये वायु थोड़ी गर्म हो जाती है। यहाँ से ये गर्म वायु अगले चैम्बर में आएगी। इस चैम्बर में आप देखिए, इस चैम्बर में यहाँ से एक पाइप निकलती है जिसमें से हम जमा हुआ शीतल जल पास करते हैं। जब ये जमा हुआ शीतल जल इस रास्ते से अंदर आएगा और इस रास्ते से निर्गत हो जाएगा, उस समय वो करेगा क्या? आने वाली गर्म वायु को ठंडा कर देगा। तो यहाँ से जो आने वाली गर्म वायु होती है वो ठंडी होकर के यहाँ से शीतल वायु के रूप में निर्गत होती है। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शीतल एवं संपीड़ित वायु। शीतल एवं संपीड़ित वायु से तात्पर्य है कि वायु ठंडी हो चुकी है और वो संपीड़ित हो चुकी है। संपीड़ित अर्थात उस पर हमने दबाव बना दिया है। तो यहाँ से ये शीतल संपीड़ित वायु अब अगले चैम्बर में प्रवेश करती है। ये चैम्बर पृथक करने वाला होता है। आप देखिए, ये चैम्बर काफ़ी बड़ा चैम्बर है। यहाँ पर जब वायु अचानक से आती है तो वो फैलने लग जाती है। जब वायु फैलेगी तो वायु पर से दबाव कम हो जाएगा और फैलने के कारण धीरे धीरे इसका तापमान जो है वो ठंडा होता जाता है, तापमान कम होने लगता है और वायु जो है वो ठंडी हो जाती है। यहाँ पर जब वायु ठंडी होनी शुरू होती है
तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस शुष्क बर्फ के रूप में अलग हो जाता है। जब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस शुष्क बर्फ के रूप में निकल जाती है तो फिर अब द्रवीय वायु आगे बढ़ती है और एक फैलाव करने वाले चैम्बर में प्रवेश करती है। यहाँ पर क्या होता है, वायु जो द्रवीय वायु है वो फिर से ठंडी होती है। अब वो आती है प्रभाजी आसवन कॉलम में। बच्चों, प्रभाजी आसवन कॉलम के विषय में आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें ग्लास के छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जिससे सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और इनका काम क्या होता है, ये जब यहाँ से जो वाष्प निकलेंगे उनको क्या करेगा, वाष्प निकलेंगे तो सतह बढ़ जाने के कारण जब वो ऊपर की तरफ वाष्प बढ़ेगा तो उसका संघनन हो जाएगा, वो वापस ठंडा होकर के संघनित हो जाएगा। फिर से क्या होगा, फिर से जब वो वाष्प बाहर निकलेगा फिर से वो संघनित हो जाएगा। तो यहाँ पर उस संघनन का जो प्रोसेस होता है वो कई बार हो जाता है। और अब आप देखिए, जब यहाँ से जो वायु के जो अवयव हैं उसमें से जो वाष्प निकल रहे हैं तो सबसे पहले किसका वाष्प निकलेगा, सबसे पहले उसका वाष्प निकलेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो आप देखिए, वायु में जो नाइट्रोजन गैस उपस्थित है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है -196 डिग्री सेल्सियस। फिर आर्गन को देखिए, आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक होता है -186 डिग्री सेल्सियस। फिर ऑक्सीजन का क्वथनांक -183 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे कम क्वथनांक नाइट्रोजन गैस का है, इसीलिए सबसे तेजी से नाइट्रोजन का जो वाष्प है वो निकलेगा। तो सबसे पहले यहां से नाइट्रोजन का वाष्प निकलेगा और वो इस रास्ते बाहर निकल जाएगा। फिर किसका वाष्प निकलेगा, फिर अगला क्वथनांक देखिए आप, आर्गन का -183 डिग्री सेल्सियस, -186 डिग्री सेल्सियस है। तो यहां से क्या होगा, यहां से आर्गन के वाष्प निकलेंगे और जब यहां से आर्गन के भी वाष्प निकल जाएंगे तो बचेगा क्या, बचेगा द्रवीय ऑक्सीजन। और द्रवीय ऑक्सीजन इस चैम्बर में आकर के इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, इस प्रकार हमने वायु में से ऑक्सीजन गैस को पृथक कर लिया। किस रूप में पृथक किया, द्रवीय ऑक्सीजन के रूप में। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से हम वायु में उपस्थित द्रवीय ऑक्सीजन को पृथक कर सकते हैं। आइए अब इसके पश्चात हम जानते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। बच्चों, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के संगठन और उनकी रासायनिक प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। इसको आप एक उदाहरण से समझिए। बच्चों, जो अवस्थाओं का परिवर्तन होता है वो एक ढंग से भौतिक परिवर्तन माना जाता है। आप जानते हैं कि बर्फ जल में भी बदल सकता है और वाष्प में भी बदल सकता है, और उस वाष्प को यदि आप वापस ठंडा करें तो वो जल में बदल सकता है, और जल को यदि ठंडा करें तो वो वापस बर्फ में बदल जाता है। तो ये जो अवस्थाओं का परिवर्तन है ये भौतिक परिवर्तन है। क्यों ये भौतिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन इसलिए है क्योंकि बर्फ, जल तथा वाष्प तीनों के ही रासायनिक संगठन में कोई अंतर नहीं है। आपको पता है कि इन तीनों का ही जो अणुसूत्र होता है वो H2O होता है। ये भी H2O है और ये दोनों भी H2O हैं। इनका रासायनिक प्रकृति तथा संगठन एक समान होता है। तो ऐसे परिवर्तन को जिसमें संगठन और रासायनिक प्रकृति नहीं बदलती है पदार्थों की, उस तरह के परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। आइए अब जानते हैं कि ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। बच्चों, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थों का रासायनिक संगठन और प्रकृति दोनों में ही परिवर्तन हो जाता है और इसमें हमेशा एक नया पदार्थ अवश्य बनता है। आप देखिए, तेल और पानी दोनों की ही अवस्थाएं एक जैसी हैं,
तेल भी द्रव है तथा पानी भी द्रव है, लेकिन इन दोनों का ही रासायनिक संगठन और रासायनिक गुण अलग अलग होगा। बच्चों, आपको पता है कि तेल हवा में बड़ी आसानी से जल सकता है और जबकि पानी जलती हुई आग को बुझा सकता है। और इसका एक और उदाहरण हो सकता है, आप देखिए, जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं, बच्चों जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वाटर निकलता है जल वाष्प के रूप में, ऊष्मा एवं प्रकाश भी मिलता है इससे हमें। तो यहां पर क्या हुआ, मोमबत्ती से नया पदार्थ बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली और ये जो वाष्प बना, जल वाष्प बना, ये नया पदार्थ बना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है कि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ भी बनता है। तो इस तरह से दोनों के गुणों में क्या अंतर होता है, जो भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन नहीं बदलता और रासायनिक प्रकृति भी नहीं बदलती, जबकि रासायनिक परिवर्तन में संगठन भी बदल जाता है और पदार्थों की रासायनिक प्रकृति भी बदल जाती है। बच्चों, ये जो मोमबत्ती वाला एग्जाम्पल आपको दिया था, मोमबत्ती जब जलती है तो उसमें भौतिक परिवर्तन भी होता है। मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती जब पिघलती है तो ठोस से द्रव अवस्था में बदलती है, तो ये जो अवस्था का परिवर्तन है ये भौतिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जलवाष्प का देना रासायनिक परिवर्तन है। तो इस तरह से आपने भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को जाना। आइए अब हम आखिरी टॉपिक शुरू करते हैं और वो है तत्वों के अभिलाक्षणिक गुणों की चर्चा। तत्व, तत्व या एलिमेंट। बच्चों, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन 1661 में रॉबर्ट बॉयल नाम के वैज्ञानिक ने किया था। तत्व का क्या मतलब होता है? बच्चों, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे किसी भी रासायनिक क्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि सोडियम एक तत्व है, तो आप किसी भी विधि के द्वारा कोई भी रासायनिक प्रक्रिया अपना लीजिए, आप सोडियम को और अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। तो तत्व क्या होता है? पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी रासायनिक क्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। बच्चों, तत्व को हम धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये धातु क्या होते हैं। बच्चों, धातुओं के गुणों की चर्चा अब हम करने जा रहे हैं। धातु चमकीले होते हैं, जैसे आपको पता है कि सोना चमकते हुए पीले रंग का होता है और चांदी चमकते हुए सफेद रंग का होता है। तो धातु चमकीले हो सकते हैं। ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ये तन्ने होते हैं। तन्ने से तात्पर्य है कि इनको खींच करके तार बनाया जा सकता है। ये आघातवर्ध्य होते हैं। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होते हैं। आघातवर्ध्य का क्या मतलब होता है? आघातवर्ध्य का मतलब होता है कि धातुओं को पीट करके हम पतले पतले चादर बना सकते हैं। प्रतिध्वनि पूर्ण होते हैं। आप यदि धातुओं पर चाहिए तो यदि हम उन पर किसी भी चीज से वार करें तो उनमें से आवाज आती है, जैसे तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि। ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सभी धातु के एग्जाम्पल्स हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं अधातु के बारे में। बच्चों, अधातु विभिन्न रंगों के हो सकते हैं और ये चमकीले नहीं होते, ये ताप तथा विद्युत के सुचालक नहीं होते, ये तन्ने भी नहीं होते, आघातवर्ध्य नहीं होते तथा प्रतिध्वनि पूर्ण भी नहीं होते। तो बहुत सारे गुण जो धातुओं के होते हैं उसके विपरीत गुण किसके होते हैं? अधातु के। आइए अब अधातु के कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन इत्यादि। ये सभी अधातु के उदाहरण हैं। अब हम चर्चा करते हैं उपधातु या मेटेलॉइड के। बच्चों, उपधातु धातु तथा अधातु के बीच के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। ये सभी क्या हैं? ये उपधातु हैं। तो हम कह सकते हैं कि धातुओं, उपधातु तथा अधातु ये सब क्या हैं? ये सब तत्व को जब हम वर्गीकृत करते हैं तो इन्हीं तीनों में हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से
आपने इस चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसमें बहुत सारी चीजों को पढ़ा है। जैसे आपने पहले वीडियो में पढ़ा शुद्ध तथा अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, यौगिक और मिश्रण में अंतर को देखा। फिर हमने दूसरे वीडियो में क्या पढ़ा था, विलयन के बारे में। वहां हमने संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन और घुलनशीलता को जाना। फिर हमने तीसरे वीडियो में विलयन, कोलॉइडल विलयन तथा निलंबन के गुणों की चर्चा की। चौथे वीडियो में हमने मिश्रण को किस प्रकार से उसके अवयवों में पृथक करते हैं ये जाना। और आज के इस आखिरी वीडियो में हमने प्रभाजी आसवन को जाना। फिर हमने चर्चा की भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की, और सबसे लास्ट में हमने चर्चा की तत्वों के अभिलाक्षणिक गुणों की। तो बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आप लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा। नहीं समझ में आए तो फिर से सारे वीडियोस को देखिएगा। मैं आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम जल्दी ही अगले चैप्टर के वीडियोस के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।